ओम शांति। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सबके बीच उपस्थित होकर के आज के इस विषय पर अपने विचारों को शेयर करने के लिए। प्रिंसिपल्स फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन। सोशल रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता क्यों महसूस होती है और कैसे जो मेन थीम है उसके संबंध से ये विषय है कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट किस प्रकार सोशल रिकंस्ट्रक्शन में एक नई दिशा हमें दे सकता है। वैसे भी देखा गया है जब भी समाज में कोई घटना होती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई बातें होती है, तो हर परिस्थिति, हर घटना कुछ न कुछ मांग करती है हम मनुष्य से या समाज वालों से। और वो कौन सी मांग है? एक प्रति उत्तर की मांग है। इसी प्रकार वर्तमान समय को भी अगर देखें तो वर्तमान समय भी एक मांग कर रहा है ऐसे प्रति उत्तर की कि जिसके आधार पर कुछ नवीनता हम इस समाज के संरचना में ले आए। और वो प्रति उत्तर किस प्रकार देना है हमें, क्योंकि अक्सर करके ये देखा जाता कि जब जब समय ने मांग किया, चाहे इंसान चाहे या न चाहे, परंतु अगर वो सही ढंग से उसका प्रति उत्तर नहीं दे पाया तो वो समय ने उसको नष्ट कर दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि when time demands and if I am not able to respond according to time, time can kill me। समय इतना बलवान हो जाता है कि समय हमें नष्ट भी कर सकता है। इसीलिए ये जानने की आवश्यकता है कि वर्तमान समय भी हमसे क्या प्रत्युत्तर चाहता है। और अज्ञानतावश अगर वो प्रत्युत्तर करने में कोई खामी रह गई या कोई भी कमी आ गई और जिस प्रकार से प्रत्युत्तर देना चाहिए उस प्रकार से अगर हम नहीं दे पाए तो कहीं हम भी समय के शिकार न हो जाए। जब हम एक नए मिलेनियम में प्रवेश करने जा रहे हैं, अभी बहुत कम समय रहा है उसके लिए, और विश्व के अंदर उस नए मिलेनियम की प्रवेशता की जिस प्रकार तैयारियां चल रही है, वो तैयारियां हम जब देखते हैं तो लगता है कि एक सुपरफिशियल तैयारी तो हम सभी ने कर लिया है, लेकिन जिस सिद्धांतों को एडॉप्ट करने की आवश्यकता है ताकि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक न्यू सोशल ऑर्डर हम ले आए, रिकंस्ट्रक्शन करें, तो वो रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहला आधार जो चाहिए हमें रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वर्तमान समय के हिसाब से वैल्यूज का आधार चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में अगर हमने कमजोरियों का आधार ले लिया तो वो कमजोरियां हमको फर्म फाउंडेशन नहीं दे सकती है जिसके ऊपर हम मजबूती से खड़े रह सके। क्योंकि जब उसको कहा ही गया है वीकनेस या कमजोरियां, तो कमजोरियां हमको शक्ति नहीं दे सकती है। कमजोरियां हमें भीतर से और भी कमजोर करती जाएंगी और भी हमारे मनोबल को, हमारी शक्ति को खत्म करती जाएंगी। इसीलिए जो फर्म आधार चाहिए ताकि वो रिकंस्ट्रक्शन जिस प्रकार का हम ले आए वो एक परमानेंट हो,
तो इसके लिए वैल्यूज आधार चाहिए, वैल्यूज का फाउंडेशन चाहिए, क्योंकि वैल्यूज आर द ओनली सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो हमें भीतर से भी कांस्टेंट शक्ति दे सकता है। लेकिन वो वैल्यूज का प्रयोग करने का भी तरीका अगर नहीं आता तो माई वैल्यूज कैन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर मी ऑल्सो। वो वैल्यूज अगर सही ढंग से हमें यूज करना नहीं आया, जैसे आजकल कई बार हम सुनते हैं कि भाई आज की दुनिया के अंदर सच्चाई के आधार पर जीने जाएंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। इसलिए लोगों ने सच्चाई को छोड़ना चालू किया और उसके बदले में झूठ को अपना लिया, जो कमजोरी है। इसी प्रकार कई लोग कहते हैं ऑनेस्टी के आधार पर नहीं चल सकते हैं, ऑनेस्टी के आधार पर चलने गए तो खत्म हो जाएंगे, और इसीलिए ऑनेस्टी को छोड़ने के लिए तैयार है और उसके बदले में डिसऑनेस्टी को स्वीकार कर लिया है, जो कमजोरी है। कहने का भावार्थ कि जब ये वैल्यूज को प्रयोग करने का तरीका नहीं आता है, वो कला, वो ढंग नहीं आता है, तब हम ऐसी अपनी सोचने की धारा बना लेते हैं। और इसलिए ये सोचना है कि जब ये कमजोरियों को अगर आधार ले लेंगे तो जिस प्रकार का हम रिकंस्ट्रक्शन चाहते हैं, क्या उस हिसाब से हम रिकंस्ट्रक्शन ले आ सकेंगे, या वो समाज जो क्रिएट होगा वो समाज कैसा क्रिएट होगा, और उसका शिकार कौन बनेगा? शिकार भी हम खुद ही बनेंगे, क्योंकि समाज बना ही है व्यक्तियों से। तो व्यक्ति जिस प्रकार अपने वैल्यूज को ले आएंगे और जिस प्रकार अपने जीवन में उस वैल्यूज को धारण करेंगे, वही वैल्यूज तो सोशल वैल्यूज भी बन जाएंगी, सामाजिक मूल्य भी बन जाएंगे। और वो अगर वैसे समाज को क्रिएट करेंगे तो वो समाज के शिकार हम होंगे या तो हमारे आने वाले पीढ़ियां होंगी। तो इसलिए क्यों नहीं बेस ही हम पावरफुल बनाएं और एक पावरफुल बेस के आधार पर हम एक ऐसे समाज की पुनर्स्थापना करें। परंतु ये वैल्यूज को ले आने के लिए भी हमें सबसे पहले तो हमारी विचारधारा को बदलना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर हमारी विचारधारा ही नेगेटिव होंगी कि ये वैल्यूज से कुछ नहीं हो सकता है, या ये वैल्यूज से हम अपना जीवन नहीं चला सकते हैं, या ऐसा समाज नहीं बना सकते हैं, तो ये विचारधारा को हमें परिवर्तन करना होगा। और ये भी कहा हुआ है यू आर व्हाट यू थिंक। जैसा आप सोचते जाएंगे वैसा आप बनते जाएंगे, और साथ ही साथ जो आप हैं वैसे ही आपकी विचारधारा भी होंगी। तो इसलिए हमें अपनी विचारधारा को सिद्ध करना है कि नहीं, हमारी विचारधारा के अंदर दृढ़ता है, हमारी विचारधारा के अंदर कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता का आधार है। तो डिटर्मिनेशन, जहां भी डिटर्मिनेशन से कोई कार्य किया गया है वो हमेशा सक्सेस हुआ है, लेकिन वो डिटर्मिनेशन भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। ये नहीं कि नेगेटिव डायरेक्शन में भी डिटर्मिनेशन तो कई बार हम देखते हैं, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं माना गया है, क्योंकि अकेला सक्सेसफुल यही नहीं होना है। कई बार हम लोगों को देखते हैं दे आर हाईली सक्सेसफुल, लेकिन सक्सेसफुल के साथ साथ पर्सनल सेटिस्फेक्शन कितना है। कई बार कई लोगों के जीवन में देखते हैं बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, हाईली सक्सेसफुल है अपने फील्ड के अंदर, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ अगर देखी जाए तो पर्सनल लाइफ इज अ टोटल डिजास्टर, या पर्सनल लाइफ इज अ टोटल रुइन। तो सफलता उसको नहीं कहा जाता कि भौतिक रूप से या बाह्य स्वरूप से सफलता को प्राप्त कर लिया, लेकिन भीतर से व्यक्ति खोखला हो गया। तो इसलिए सफलता सही अर्थ में उसी को कहा जाता है कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी उसके साथ जुड़ा हुआ हो, और पर्सनल सेटिस्फैक्शन हमको अपनी विचारधारा जितनी पॉजिटिव होती है उसी के आधार पर मिलेगी। आज नेगेटिव विचारधारा को लेकर के या कमजोरियों का सपोर्ट लेकर के किसी ने अगर कुछ हासिल भी कर लिया, कुछ सक्सेस भी प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या उसका कॉन्शियस उसको ये कहेगा कि हाँ जो किया है वो सही किया है?
नहीं, कॉन्शियस बाइट हमेशा करता है कि जो मैंने हासिल किया, चलो हासिल तो कर लिया, लेकिन द मीन्स वर नॉट करेक्ट। और ये उसका कॉन्शियस बाइट जिस प्रकार से अंदर करेगा, वो अंदर ही अंदर उसको कभी एक इनर सेटिस्फैक्शन का या जॉब सेटिस्फैक्शन का अनुभव नहीं करने देता है। तो इसलिए सक्सेस एक चीज है, सेटिस्फैक्शन दूसरी चीज है। तो ये दोनों हमें हासिल हो, उसके लिए मूल्य एक आधार, और उसके साथ साथ हमारी विचारधारा कैसी है और उस विचारधारा के अंदर डिटर्मिनेशन कितनी है, ये दृढ़ता, ये पहला प्रिंसिपल बन जाता है। और पॉजिटिव विचारधारा ये पहला आधार बन जाता है। वैल्यूज उसको जैसे हर बात में दिशा देने के लिए वो कंपास का कार्य करने लगता है, क्योंकि जैसी हमारी विचारधारा होंगी उसी अनुसार हमारे व्यवहार में या प्रैक्टिकली हमारा एक दूसरे के साथ के संबंधों में हमारे एटीट्यूड्स रहेंगे। इसलिए प्रिंसिपल जो दूसरा नंबर का है कि पॉजिटिव एटीट्यूड्स, कि उस पॉजिटिव एटीट्यूड्स को कितना डेवलप किया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव। पॉजिटिव में शक्ति है, नेगेटिव भीतर से खोखला है। बाहर से भले वो शक्तिशाली स्वरूप दिखा देगा, लेकिन अंदर से कभी भी वो शक्तिशाली नहीं होगा, अंदर से खोखलापन महसूस करता है। इसीलिए ये भी एक प्रिंसिपल है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा जो कार्य हासिल करेगा वो एक लॉन्ग रन में भी उसको हमेशा सिग्निफिकेंस को रियलाइज करते हुए वो सेटिस्फैक्शन देगा। क्योंकि आज अगर प्रैक्टिकली देखा जाता कि कोई व्यक्ति अहम के वश, कमजोरियों के आधार के वश एक रॉन्ग एटीट्यूड अपना करके कुछ प्राप्त भी कर लेता है, कुछ कर भी देता है समाज के अंदर, लेकिन लॉन्ग रन में उसका नतीजा कभी भी पॉजिटिव नहीं रहता है, क्योंकि जो बेस ही वीक है तो वो पावरफुल आधार नहीं दे सकता है। तो इसीलिए कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड लॉन्ग रन में सिग्निफिकेंस को रियलाइज करते हुए कि ये हम क्यों कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और उससे क्या प्राप्त होने वाला है, क्लियर फोकस उसका बन जाता है, क्लियर विजन उसके पास होता है, और वो क्लियर विजन के आधार पर जो करेगा वो सही होगा, और उसके आधार पर उसका जो व्यवहार दूसरे के साथ होगा वह भी सही होगा। इसीलिए तीसरा प्रिंसिपल आता है जिसको हम कहते हैं कि व्हाट यू गिव यू गेट। हमेशा ये सिद्धांत है अनादि कि जो हम देते हैं दूसरे को वही हमें मिलना है, क्योंकि ये कर्म का ही सिद्धांत नहीं है, लेकिन एक इटर्नल लॉ ऑफ नेचर है कि जो हम देंगे दूसरे को, खुशी दिया हमने तो हमें भी रिटर्न में खुशी मिलेगी, किसी को हमने शांति दिया तो हमें भी रिटर्न में शांति मिलेगी, किसी को हमने प्यार दिया तो हमें भी रिटर्न में प्यार मिलेगा। इसलिए ये तीसरा नियम बन जाता कि व्हाट यू गिव यू गेट। और ये अनादि सिद्धांत के आधार पर अगर किसी ने भी आपके कार्य के अंदर सहयोग दिया, अगर दो शब्द भी हम एप्रिसिएशन के उसके कह सकते हैं या दे सकते हैं, हो सकता है कि वो भी उसके लिए मोटिवेटिंग आधार बन जाए और वो मोटिवेशन आगे बहुत कुछ करने के लिए उसको मदद रूप हो सकता है। तो पहला प्रिंसिपल एज यू थिंक सो यू बिकम, दूसरा प्रिंसिपल पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज इज स्ट्रॉन्गर देन नेगेटिव, और तीसरा जो अनादि सिद्धांत है वो है व्हाट यू गिव यू गेट। चौथा आधार है कि डेवलपिंग अ पॉजिटिव विजन, पॉजिटिव दृष्टिकोण को अपनाना, क्योंकि कोई भी कार्य होता है उसके दो दृष्टिकोण हमेशा होते हैं, और वो दृष्टिकोण किस आधार पर हमारा बनता है, जो विचारधारा, जो एटीट्यूड हमारे हैं उसी आधार पर वो दृष्टिकोण, परसेप्शन हमारा बना है। तो इसलिए
कोई भी अगर नेगेटिव बातें आएंगी, ऐसे नहीं कि परिस्थितियां आएंगी ही नहीं, ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम्स, विघ्न आपके कोई भी कार्य करने में आएंगे ही नहीं, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, विघ्न भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, परिस्थितियां भी ऐसी क्रिएट होंगी। लेकिन अगर उसमें हम तथ्य को ढूंढ लेते हैं, इसमें सिग्निफिकेंस को ढूंढते हुए हम उसको समझते हुए चलते हैं, तो जिसके लिए गीता के महावाक्य भी याद आते हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होना है वो भी अच्छा होना है। इस प्रकार के एक दृष्टिकोण को जब अपनाते हैं और कर्म में आगे बढ़ते हैं, तो इंटरनल मोटिवेशन हमारा कांस्टेंट बना रहता है। ये नहीं कि एक्सटर्नल रिकॉग्निशन पर एक मोटिवेशन हमको मिले कि किसी ने हमको बहुत अच्छा कहा तो आज हम फुल फ्लेज से काम कर रहे हैं, और कल किसी ने अगर कोई सराहना नहीं की तो हम टोटली डाउन हो जाए, नाउम्मीद हो जाए, या दिल शिकस्त हो जाए कि चलो ठीक है, अभी आगे से लेकर करना ही नहीं है। इस प्रकार के दृष्टिकोण जब हम स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी अपना लेते हैं, तब हम कोई भी कार्य करने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव दृष्टिकोण को अपनाना, दृष्टि से देखना, तो हर नेगेटिव में भी हमको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ लेसन्स मिलते हैं। मानो अगर कोई फेलियर्स भी जीवन में आ जाए, तो वो फेलियर्स भी कोई सदाकाल के फेलियर नहीं होते हैं, लेकिन उस फेलियर्स में भी हमें स्टेपिंग स्टोन्स मिल जाएंगे, चढ़ने के आधार मिल जाएंगे कि इस आधार पर हमें किस प्रकार अपने अंदर शक्ति को भरना है या आगे बढ़ना है। तो वो हमारे लिए ऐसे स्टेपिंग स्टोन्स बन जाते कि जिसके माध्यम से हम सफलता के शिखर को सहज ही प्राप्त करने की शक्ति अपने अंदर रखते हैं। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ और एक प्रिंसिपल जो काम करता है इसके पीछे, कि कई बार हम जस्टिस के बारे में सोचते हैं कि इतना करते हैं लेकिन हमको जस्टिस तो मिलता नहीं, और ही करने पर भी अपयश मिलता है या कोई सराहता नहीं है। तो उसमें भी हम उस बात से निश्चिंत रहे, क्योंकि लॉ ऑफ कर्म वो ठीक जस्टिस करेगा ही, आज नहीं तो कल। जो हमने किया है प्रैक्टिकल कर्म में, जब कर्म में आते हैं तभी भी हमें अपने कर्म पर विश्वास हो कि वो कर्म के साथ जो कुछ भी है परछाई के समान साथ साथ चलना है। इसलिए जैसे गीता में भी कहा हुआ है कि तू अपना कर्म करता जा, और फल तो निश्चित रूप से परछाई के समान है ही है। आज अगर किसी ने रियलाइज किया, बहुत अच्छी बात है कि उसके पास वो दृष्टि है रियलाइज करने की, और अगर नहीं किया तभी भी उसे हम अपने कर्म के अंदर ही विश्वास रखें कि नहीं, हम आगे और भी अच्छा कर सकेंगे, और भी उसी आधार पर हमें आगे बढ़ते ही रहना है। आज उसने किया बहुत अच्छा, नहीं मदद किया या नहीं हमको रियलाइज किया तो भी कोई बात नहीं, जिसको कहा जाता है सेल्फ एस्टीम। हम सेल्फ एस्टीम से जिए और वो सेल्फ एस्टीम के आधार से ये कर्म करें। बाकी दूसरों के एप्रिसिएशन पर अगर हमारा कर्म डिपेंड करता है तो कभी भी हमें उस बात में सक्सेस नहीं मिलती है। तो टाइम जो डिमांड कर रहा है प्रत्युत्तर की, ये पॉजिटिव बातों को डिमांड करता है, और इन पॉजिटिव बातों के आधार पर जब हम प्रत्युत्तर देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं अपने व्यवहार से, तो वो समय हमें आगे से आगे बढ़ाने वाला, या समय हर रूप से सहयोगी बन जाता है। समय हमको कभी भी नीचा नहीं कर सकता या पीछे नहीं कर सकता। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं जिसके आधार पर हमें सोशल रिकंस्ट्रक्शन करना है। बाकी जो भी कमजोरी के मीन्स है उसके आधार पर कभी एक अच्छा समाज का निर्माण हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो इसलिए ये पॉजिटिव बातों को ध्यान में रखते हुए उसको कैसे यूज करना, कैसे अपने जीवन में प्रयोग में लाना और उसके आधार पर कैसे प्रत्युत्तर देना, ये कला, ये ढंग हम यहाँ से
कुछ प्रेरणा लेकर के जाए, ऐसी शुभ आशा रखती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।